ready? Are you ready? चलिए स्टार्ट करते हैं। आज के लेक्चर में हम एरोमेटिक वाले पार्ट को कंटिन्यू करेंगे। ऑलरेडी हमारा एरोमेटिक वाले पार्ट के ऊपर 2 लेक्चर आ चुका है। आज हमारा एरोमेटिक वाले पार्ट के ऊपर 3rd लेक्चर है। एरोमेटिक वाले पार्ट के ऊपर जो हमारा लास्ट लेक्चर था, एरोमेटिक लेक्चर नंबर 2, उसमें हमने इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को डिस्कस किया था। हमने वहाँ पे बात की थी कि हमारे पास वहाँ पे मेनली 4 से 5 टाइप के रिएक्शन हमें पढ़ने होते हैं। एक हमें हैलोजिनेशन पढ़ना होता है, एक हमें सल्फोनेशन पढ़ना होता है, एक हमें नाइट्रेशन पढ़ना होता है, एक हमें फ्रिडल क्राफ्ट एल्काइलेशन पढ़ना होता है, एक हमें फ्रिडल क्राफ्ट असाइलेशन पढ़ना होता है। इन सब के बारे में हमने एक बेसिक लेवल पे बात किया था और मैंने आपको सभी केस में जब एग्जाम्पल दिखाए थे तब मैंने हमेशा सबस्ट्रेट को बेंजीन माना था। लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है कि हमारा सबस्ट्रेट बेंजीन ना होके बेंजीन का कोई डेरिवेटिव हो। इसका मतलब बेंजीन के ऊपर कोई ना कोई ग्रुप लगाओ। तो अगर हमारे पास सबस्ट्रेट बेंजीन के जगह सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन है, तब हमारा इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन में क्या इफेक्ट पड़ेगा वो मैं आपको समझाने वाला हूँ आज के लेक्चर में। ठीक है, तो आज के लेक्चर में होगा क्या, जो रिएक्शन हमने पहले पढ़ा है ना, वो सभी रिएक्शन थे क्या, उन सभी रिएक्शन में हमारे पास घूम फिर के एक इलेक्ट्रोफाइल का जनरेशन होता था जिसके ऊपर हमारा बेंजीन रिंग अटैक करता था, ऐसा कुछ होता था। तो इलेक्ट्रोफाइल का जनरेशन हमने अच्छे से पढ़ लिया, वो इंपॉर्टेंट बात नहीं है। इंपॉर्टेंट बात है कि अब की बार जो आपका न्यूक्लियोफाइल है, जो आपका सबस्ट्रेट है, वो आपका नॉर्मल बेंजीन ना होके बेंजीन का कोई डेरिवेटिव होगा, बेंजीन के ऊपर कोई ना कोई ग्रुप का सब्स्टिट्यूशन होगा। अब हमें ना इस ग्रुप के इफेक्ट को समझना है। जिस ग्रुप का हमारे पास बेंजीन रिंग के ऊपर सब्स्टिट्यूशन होगा, उस ग्रुप के इफेक्ट को समझना है कि वो ग्रुप हमारे बेंजीन रिंग में कैसा इफेक्ट पैदा करेगा और उस इफेक्ट की वजह से हमारा जो इलेक्ट्रोफाइल के ऊपर अटैक हो रहा है उस पर कोई चेंज पड़ेगा कि नहीं, उसको समझते हैं अच्छे से। ठीक है, तो यहाँ पे अगर मैं आपको हेडिंग देना चाहूँ तो हेडिंग क्या पड़ेगा, इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन, इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन ऑफ, यहां पे आ जाएगा सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन रिंग। सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन रिंग का मतलब क्या है, जब आपके बेंजीन रिंग के ऊपर कोई ग्रुप का सब्स्टिट्यूशन हो जाए। ठीक है, ये बात आपको समझ आना चाहिए। ठीक है, तो एक चीज देखो यार, हमारे पास जितने भी इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होते हैं उन सब में हमारे पास इलेक्ट्रोफाइल का जनरेशन होता है। अब वो इलेक्ट्रोफाइल का जनरेशन कैसे होता है हमने हर केस में देख लिया है, उसको हम वापस से यहाँ पे डिस्कस नहीं करेंगे। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे ना, उन 5 केस को अलग अलग ना कवर करके उनको इकट्ठे कवर करेंगे। कैसे कि मैं यहाँ पे इन जनरल मान लूंगा कि हमारा इलेक्ट्रोफाइल ई पॉजिटिव है। ठीक है, बात समझ आ रही है। तो अब की बार देखो कहानी क्या है, सुनो कि हमारे पास बेंजीन रिंग है और हमारे पास बेंजीन रिंग के ऊपर कोई ग्रुप जी लगा है। ठीक है, अब यहाँ पे हमारे पास इलेक्ट्रोफाइल है। ये इलेक्ट्रोफाइल कैसे जनरेट हुआ है ये हमने देख लिया हर केस के लिए। अभी के लिए मान लेते हैं कोई ना कोई तरीके से ये हमारे पास इलेक्ट्रोफाइल का जनरेशन हो चुका है। अब आपको पता है यहाँ पे कॉन्सेप्ट क्या होता है, कॉन्सेप्ट कुछ ऐसा होता है कि हमारा बेंजीन रिंग क्योंकि काम करता है न्यूक्लियोफाइल का, तो आपको पता है कि रिएक्शन में एरो चलता है न्यूक्लियोफाइल से इलेक्ट्रोफाइल। तो आप क्या बोलोगे, बेंजीन रिंग ने इलेक्ट्रोफाइल को कैच कर लिया, या फिर ऐसा बोलोगे कि बेंजीन रिंग ने इलेक्ट्रोफाइल के ऊपर अटैक कर दिया, या फिर ऐसा बोलोगे कि बेंजीन रिंग के पाई इलेक्ट्रॉन ने इलेक्ट्रोफाइल के ऊपर अटैक कर दिया। कुछ भी कहो, बात एक ही है। अब एक चीज समझो यार, जब आपके पास यहाँ पे सबस्ट्रेट के तौर पे नॉर्मल बेंजीन रिंग था तब हमारे पास परेशानी नहीं था, क्योंकि उस केस में आप इलेक्ट्रोफाइल को कहीं भी जोड़ दो
बात एक ही होता। लेकिन जैसे ही आपने यहाँ पे ग्रुप जी लगा दिया तो अब की बार ना आपके पास 3 पोजीशन डिफाइन हो गए। क्या कह रहा हूं सुनो, मैं ये कह रहा हूं कि देखो अगर हमारे पास ये बेंजीन रिंग है, ठीक है, अब अगर मैं इसमें इलेक्ट्रोफाइल को पहले जोड़ता था तो पहले बहुत सिंपल काम होता था। क्यों पहले बहुत सिंपल काम होता था? क्योंकि पहले हमारे पास बेंजीन रिंग के ऊपर कोई भी ग्रुप नहीं लगा होता था। उस केस में हम डायरेक्टली क्या कहते थे? उस केस में हम डायरेक्टली कहते थे कि इलेक्ट्रोफाइल आके लग जाएगा। कहाँ पे लगे कोई मतलब नहीं, क्योंकि सारे पोजीशन आइडेंटिकल है। क्योंकि यहाँ पे सारे के सारे पोजीशन कैसे आइडेंटिकल है। लेकिन जैसे ही आपने इसके ऊपर ग्रुप जी लगा दिया तो ग्रुप जी के रिस्पेक्ट में हमारे पास 3 पोजीशन डिफाइन हो गए। कौन से? एक पोजीशन ये वाला ग्रुप जी के साइड वाला, इसे बोलेंगे ऑर्थो पोजीशन। एक पोजीशन ये वाला, इसे बोलेंगे मेटा पोजीशन। और एक पोजीशन ये वाला, इसे बोलेंगे पैरा पोजीशन। ये ऑर्थो मेटा पैरा पोजीशन आपके पास ग्रुप जी के रिस्पेक्ट में डिफाइन हुए हैं। समझ आ रहा है? और देखो ऐसा मत सोचना सिर्फ राइट हैंड साइड है, लेफ्ट हैंड साइड भी होगा। इसे बोलेंगे ऑर्थो, इसे बोलेंगे मेटा। ये बात का आपको एक बेसिक लेवल पे आइडिया होना चाहिए। तो अब की बार देखो हमारे पास यहाँ पे 3 पोजीशन है इलेक्ट्रोफाइल के जोड़ने के। या तो आपका इलेक्ट्रोफाइल ऑर्थो पोजीशन पे जुड़ सकता है, या तो आपका इलेक्ट्रोफाइल पैरा पोजीशन पे जुड़ सकता है, या तो आपका इलेक्ट्रोफाइल मेटा पोजीशन पे जुड़ सकता है। अब ये कहाँ पे जुड़ेगा, इसी बात को हम समझना चाह रहे हैं आज के लेक्चर में, ठीक है। तो अब देखो जब आपके पास यहाँ पे बेंजीन रिंग के ऊपर ग्रुप जी का सब्स्टिट्यूशन है, ठीक है, तो अब की बार क्या होगा, देखो आपके इलेक्ट्रोफाइल का यहाँ पे जुड़ने का 3 पॉसिबिलिटी है। कैसे? या तो आपका इलेक्ट्रोफाइल ऑर्थो पोजीशन पे जुड़ जाए, या तो आपका इलेक्ट्रोफाइल मेटा पोजीशन पे जुड़ जाए, या तो आपका इलेक्ट्रोफाइल पैरा पोजीशन पे जुड़ जाए। ठीक है, या तो ऑर्थो पोजीशन, या तो मेटा पोजीशन, या तो पैरा पोजीशन। अब ये जो आपका इलेक्ट्रोफाइल है ये आपका ऑर्थो पोजीशन पे जुड़ेगा, या फिर मेटा पोजीशन पे जुड़ेगा, या फिर पैरा पोजीशन पे जुड़ेगा। ये आपके इलेक्ट्रोफाइल के ऊपर भी डिपेंड करता है कुछ हद तक। लेकिन अगर मैं बताऊं ना ईमानदारी से, तो ये आपका मोस्टली डिपेंड करता है ग्रुप जी के ऊपर। ये जो आपका ग्रुप जी है इसके ऊपर डिपेंड करता है। एक चीज़ समझो, ठीक है, मैं आपको बहुत ही आसान भाषा में समझाने की कोशिश करता हूँ। देखो इलेक्ट्रोफाइल चाहता क्या है? इलेक्ट्रोफाइल का मतलब है इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशी, या फिर अगर मैं आपको ज़्यादा प्रेसाइज डेफिनेशन बताऊं, इलेक्ट्रोफाइल का मतलब होता है कोई भी ऐसा स्पीशी जो कि इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर सकता है। इलेक्ट्रोफाइल का मतलब क्या होता है? कोई भी ऐसा स्पीशी जो कि इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर सकता है। तो इलेक्ट्रोफाइल चाहता क्या है? इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रोफाइल प्यार किससे करता है? इलेक्ट्रॉन से। सिंपल सा बात है, जहां पे इलेक्ट्रोफाइल को इलेक्ट्रॉन ज्यादा दिखेगा वहां पे वो जाके जुड़ जाएगा। जहां पे इलेक्ट्रोफाइल को इलेक्ट्रॉन ज्यादा दिखेगा वहां पे जाके वो जुड़ जाएगा। तो आपका इलेक्ट्रोफाइल कहाँ पे जुड़ेगा? इसका सिंपल सा आंसर क्या है? इलेक्ट्रोफाइल आपका जुड़ेगा अटैच ऑन इलेक्ट्रॉन रिच साइड। जहाँ पे आपका इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होगा वहाँ पे जुड़ेगा। मुझे पता है अभी आपको समझ नहीं आ रहा है, टेंशन मत लो, धीमे धीमे आपको समझ आएगा। देखो इस टॉपिक में जनरली क्या होता है मैं बता रहा हूँ। जनरल टीचर्स क्या करते हैं, आपको एक टेबल दे देते हैं ना, कि ये ग्रुप आपका एक्टिवेटिंग है, ये ग्रुप आपका डीएक्टिवेटिंग है, ये आपका स्ट्रांगली एक्टिवेटिंग है, ये आपका माइल्ड एक्टिवेटिंग है, ये आपका वीकली एक्टिवेटिंग है। वैसे ही स्ट्रांगली डीएक्टिवेटिंग, माइल्ड डीएक्टिवेटिंग, वीकली डीएक्टिवेटिंग। देखो वो गलत नहीं है, वो सही है, वो अच्छा है, लेकिन मैं उस अप्रोच को फॉलो नहीं करूंगा। क्योंकि देखो उस अप्रोच को फॉलो तब करते हैं जब आपके पास 6 महीने हो, 1 साल हो, या 2 साल हो, है ना। हमारे पास तो यार एग्जाम के लिए अभी 10 दिन भी बाकी नहीं है, उससे भी कम है। तो अगर मैं आपको वो टेबल दे भी दूं आपको फायदा नहीं होगा, ठीक है। तो मैं ना आपको थोड़ा जुगाड़ू अप्रोच से समझाने की कोशिश करता हूं। देखो बहुत सिंपल सी बात है, सुनो। सबसे पहले हम 2 वर्ड्स पे बात करते हैं। एक होता है एक्टिवेटिंग, एक होता है डीएक्टिवेटिंग, ठीक है।
और ये एक्टिवेटिंग या डीएक्टिवेटिंग क्या होता है, ग्रुप होता है, क्योंकि आपको पता है आज के लेक्चर में मेनली हमारा डिस्कशन होगा ग्रुप के ऊपर। अब देखो ये एक्टिवेटिंग ग्रुप क्या होता है, सिंपल सा कहानी है यार। जो भी ग्रुप आपका इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को इंक्रीज कर देगा, जो भी ग्रुप आपका इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को इंक्रीज कर देगा ऑन द बेंजीन रिंग, जो भी ग्रुप आपका इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को इंक्रीज कर देगा ऑन द बेंजीन रिंग, उसे बोलेंगे एक्टिवेटिंग ग्रुप। अब वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को इंक्रीज प्लस एम इफेक्ट से भी कर सकता है, प्लस एच इफेक्ट से भी कर सकता है, प्लस आई इफेक्ट से भी कर सकता है, ठीक है। वैसे ही देखो डीएक्टिवेटिंग ग्रुप क्या होता है, ये आपके इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को डिक्रीज कर देगा ऑन द बेंजीन रिंग। अगर आपके पास बेंजीन रिंग के ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होगा, उसे बोलेंगे डीएक्टिवेटिंग ग्रुप। अब वो आपका ग्रुप बेंजीन रिंग के ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को कम करेगा, वो आपका माइनस एम के थ्रू भी कम कर सकता है, वो आपका माइनस एच के थ्रू भी कम कर सकता है, वो आपका माइनस आई के थ्रू भी कम कर सकता है, ठीक है। तो सिंपल सी बात क्या है, जो भी ग्रुप आपका बेंजीन रिंग के ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को इंक्रीज करेगा वो आपका एक्टिवेटिंग ग्रुप होगा, जो भी ग्रुप आपका बेंजीन रिंग के ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को डिक्रीज करेगा वो आपका डीएक्टिवेटिंग ग्रुप होगा। खत्म कहानी, ठीक है, इतना सा बात है। अब देखो इससे हमें क्या समझ आया, क्या हमें एक्टिवेटिंग ग्रुप बोलने से या फिर डीएक्टिवेटिंग ग्रुप बोलने से ये समझ आया कि हमारा इलेक्ट्रोफाइल कहाँ पे आके जुड़ेगा, हमारा इलेक्ट्रोफाइल ऑर्थो पे आके जुड़ेगा कि मेटा पे आके जुड़ेगा कि पैरा पे आके जुड़ेगा, हमें नहीं पता चला। तो सवाल है ये एक्टिवेटिंग ग्रुप या फिर डीएक्टिवेटिंग ग्रुप हमें क्या बताता है, ये हमें टेंडेंसी बताता है, ये हमें चाहत बताता है। किस चीज़ का चाहत, इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्सटीट्यूशन रिएक्शन शो करने का चाहत, इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्सटीट्यूशन रिएक्शन शो करने का चाहत। देखो इस रिएक्शन में होता क्या है, इस रिएक्शन में हमारा बेंजीन रिंग काम करता है न्यूक्लियोफाइल का, इतना बात आपको समझ आ गया। तो देखो सिंपल सी कहानी क्या है ना, न्यूक्लियोफाइल का मतलब क्या होता है, अगर इलेक्ट्रोफाइल का मतलब होता है ऐसा स्पीशी जो कि इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर सकता है, तो न्यूक्लियोफाइल का मतलब होता है ऐसा स्पीशी जो कि इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर सकता है। न्यूक्लियोफाइल का मतलब होता है ऐसा स्पीशी जो कि इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर सकता है। सिंपल सी कहानी क्या है ना कि ये रिएक्शन होगा या नहीं होगा, ये किस बात पे डिपेंड करेगा, ये डिपेंड करेगा ऑन द न्यूक्लियोफिलिसिटी ऑफ बेंजीन रिंग। भाई साहब अगर आपका बेंजीन रिंग इलेक्ट्रॉन रिच होगा, अगर आपका बेंजीन रिंग इलेक्ट्रॉन रिच होगा तो क्या होगा, अगर आपका बेंजीन रिंग इलेक्ट्रॉन रिच होगा तो वो इलेक्ट्रोफाइल को अपने तरफ आकर्षित करेगा। जितना ज्यादा आपका बेंजीन रिंग इलेक्ट्रॉन रिच होगा, जितना ज्यादा बेंजीन रिंग के ऊपर इलेक्ट्रॉन का डेंसिटी होगा, उतना ज्यादा वो इलेक्ट्रोफाइल को अपने तरफ आकर्षित करेगा, उतना ज्यादा चांस है कि कोई इलेक्ट्रोफाइल आके उसके ऊपर जुड़ जाए। इतना सा कहानी है। तो अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, जो आपका एक्टिवेटिंग ग्रुप हो रहा है क्या कर रहा है, वो आपके बेंजीन रिंग के ऊपर के इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को इंक्रीज कर दे रहा है, जिस वजह से क्या होगा, जिस वजह से आपका इलेक्ट्रोफाइल के जुड़ने का चाहत इंक्रीज हो जाएगा, तो ज्यादा चांस है कि इलेक्ट्रोफाइल आके जुड़ेगा, ज्यादा चांस है कि रिएक्शन होगा। लेकिन अगर यहाँ पे आपके बेंजीन रिंग के ऊपर कोई डीएक्टिवेटिंग ग्रुप लगा दिया, उस केस में क्या होगा, उस केस में क्या होगा ना, उस केस में आपका जितना नॉर्मल बेंजीन रिंग का न्यूक्लियोफिलिसिटी होता है या फिर जितना नॉर्मल बेंजीन रिंग का इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होता है उससे भी कम हो जाएगा ना। क्यों भाई, समझो डीएक्टिवेटिंग ग्रुप क्या है, लुटेरा है, वो इलेक्ट्रॉन को लूट के ले गया। भाई जितने इलेक्ट्रॉन एक नॉर्मल बेंजीन रिंग के पास थे उसको भी लूट के ले गया, तो उसने क्या किया, उसने इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को डिक्रीज कर दिया, उसने बेंजीन रिंग के ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को डिक्रीज कर दिया। तो जो पहले इलेक्ट्रोफाइल नॉर्मल बेंजीन रिंग से आकर्षित हो रहे थे, जैसे ही आप उसके ऊपर कोई डीएक्टिवेटिंग ग्रुप लगा दोगे उनका आकर्षण खत्म हो जाएगा या कम हो जाएगा। समझ आ रहा है। अब एक चीज समझो, जितना ज्यादा टेंडेंसी या पॉसिबिलिटी या चाहत होगा रिएक्शन का, क्या मैं कह सकता हूं बहुत ही लेम भाषा में, उतना ज्यादा रेट होगा। ठीक है, बात समझ आ गई, लॉजिक समझ आ गया। तो ये एक्टिवेटिंग ग्रुप और डीएक्टिवेटिंग ग्रुप हमें क्या बताता है, ये हमें चाहत बताता है। सिंपल भाषा में समझो,
ज़्यादा कुछ याद करने का नहीं, ज़्यादा कुछ लिखने का नहीं, दिमाग में सिंपल भाषा में समझो कि ये एक्टिवेटिंग ग्रुप या फिर डीएक्टिवेटिंग ग्रुप हमें चाहत बताता है कि हमारे बेंजीन रिंग का चाहत क्या है, कि वो इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करना चाहता है या वो इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन नहीं करना चाहता है। इतना सा कहानी है, ठीक है। तो आपको एक्टिवेटिंग और डीएक्टिवेटिंग ग्रुप का लॉजिक समझ आ गया होगा। अब देखो मैं ज़्यादा डिस्कशन करूंगा ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ के ऊपर, वो क्या है, वो आपका है डायरेक्शन इफेक्ट। अब ये डायरेक्शन इफेक्ट का क्या मतलब है, देखो हमारा सारा समस्या क्या है, हमारा सारा समस्या ये है कि हमें जानना है कि हमारा इलेक्ट्रोफाइल ऑर्थो पोजीशन पे जुड़ेगा कि मेटा पोजीशन पे जुड़ेगा कि पैरा पोजीशन पे जुड़ेगा, ठीक है। अब एक चीज़ समझो बहुत ही ध्यान से, मानो आपके पास बेंजीन रिंग है और आपने यहाँ पे बेंजीन रिंग के ऊपर जो ग्रुप लगाया उसके पास इलेक्ट्रॉन अवेलेबल है, मान लेते हैं उसके पास इलेक्ट्रॉन अवेलेबल है। ऐसे में क्या होगा, देखो ऐसे में आपको पता है ये अपना इलेक्ट्रॉन बेंजीन रिंग में डीलोकलाइज कर देगा बिकॉज ऑफ रेजोनेंस, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, देखो ये लोन पर अंदर आएगा, पाई बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन खुल के कार्बन के ऊपर आएगा। अगर आप सीरीज को स्टार्टिंग से फॉलो करो, मैंने काफ़ी टाइम दिया इन चीज़ों के ऊपर, तो आपको दिक्कत नहीं आना चाहिए। देखो पाई बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन खुल के कार्बन के ऊपर आया, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा, इसने लोन पेयर दिया, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा। आगे जाके देखो ये नेगेटिव चार्ज बेंजीन रिंग में डीलोकलाइज हो जाएगा। कैसे, ये नेगेटिव अंदर आएगा, पाई बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन खुल के कार्बन के ऊपर आएगा, ठीक है। आगे देखो क्या होगा हमारे पास, जो कलर चेंज करता हूं मैं, और देखो नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, ये नेगेटिव अंदर आएगा और पाई बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन खुल के ग्रुप जी के ऊपर आ जाएगा, है ना, और ग्रुप जी के ऊपर का पॉजिटिव चार्ज खत्म हो जाएगा। थोड़ा सा राइटिंग को इग्नोर करना मेरे, है ना, ऐसा कुछ हो गया। तो यहाँ पे देखो मैंने किया क्या है, मैंने आपको एक तरह से रेजोनेंस दिखाया है और इन सबको आप बोलोगे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। इंटरेस्टिंग बात क्या है, एक चीज़ देखो यहाँ पे आपको दिख रहा है कि जब आप बेंजीन रिंग के ऊपर ऐसा कोई ग्रुप लगाओगे जिसके पास इलेक्ट्रॉन होगा, जब आप बेंजीन रिंग के ऊपर ऐसा कोई ग्रुप लगाओगे जिसके पास इलेक्ट्रॉन होगा या इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी होगी, तब वो क्या करेगा, तब वो अपने इलेक्ट्रॉन को बेंजीन रिंग में डीलोकलाइज कर देगा। और जब वो ऐसा करेगा, जब वो ऐसा करेगा तो क्या होगा, तो आपका बेंजीन रिंग का इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज कर जाएगा। अच्छा, अगर आप यहाँ पे रेजोनेंस हाइब्रिड बनाने की कोशिश करो, कैसे बनेगा, देखो पाई बॉन्ड सारे कार्बन के ऊपर घूम रहा है, ठीक है। यहाँ पे देखो ग्रुप जी के ऊपर डेल पॉजिटिव आएगा। अब यहाँ पे देखो ना, ये जो आपका नेगेटिव चार्ज है कौन से पोजीशन पे आ रहा है, ग्रुप जी के रिस्पेक्ट में ये ऑर्थो पोजीशन पे आ रहा है, ग्रुप जी के रिस्पेक्ट में ये पैरा पोजीशन पे आ रहा है, ग्रुप जी के रिस्पेक्ट में ये ऑर्थो पोजीशन पे आ रहा है। तो आपका इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज कहाँ पे हुआ, ऑर्थो पैरा पोजीशन पे। और मैंने क्या बोला, इलेक्ट्रोफाइल कहाँ पे आके जुड़ेगा, जहाँ पे उसको ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी दिखेगा। तो अगर आपके पास ग्रुप जी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग स्पीशी होगा, अगर आपके पास ग्रुप जी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग स्पीशी होगा, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग स्पीशी होगा, तब जाके क्या होगा, तब जाके आपका इलेक्ट्रोफाइल ऑर्थो पैरा पोजीशन पे जुड़ेगा। अच्छा अभी एक बात बताओ, अभी यहाँ पे मैंने जो एग्जांपल लिया उसमें क्या हुआ है, उसमें ग्रुप जी ने अपने लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट किए, इसका मतलब ग्रुप जी आपका प्लस एम इफेक्ट दिखा रहा है, राइट। इसका मतलब ग्रुप जी आपका प्लस एम इफेक्ट दिखा रहा है। लेकिन ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि ये फिनोमेना प्लस एम इफेक्ट से भी हो। कहने का मतलब क्या है, जैसे ये जो मैंने एग्जांपल लिया है, इस पर्टिकुलर एग्जांपल में आपका ग्रुप जी अपने लोन पेयर को डोनेट कर रहा है, इसलिए मैं कह रहा हूँ ये अपना प्लस एम इफेक्ट दिखा रहा है और ऑर्थो पैरा पोजीशन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को इंक्रीज कर रहा है। लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है कि ये जो आपका ग्रुप जी है ये अपने लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को डोनेट ना करके ये अपने बॉन्डेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को डोनेट करे
और जब ये अपने बॉन्डेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा उस केस में हम बोलेंगे यहाँ पे हाइपर कंजुगेशन काम कर रहा है, पॉजिटिव हाइपर कंजुगेशन है ना, प्लस एच इफेक्ट। उस केस में भी हम क्या देखेंगे कि आपके ऑर्थो पैरा पोजिशन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज होगा। मैं आपसे क्या कहना चाह रहा हूँ ना कि ऐसा ज़रूरी नहीं है कि जब भी आपको डायरेक्शन देखना हो तो इसका मतलब आपको हमेशा मेसोमेरिक दिखना है, ऐसा ज़रूरी नहीं है। आप मेसोमेरिक भी देख सकते हो, हाइपर भी देख सकते हो। और आपको पता है मेसोमेरिक और रेजोनेंस एक ही कहानी है, एक सिक्के के दो पहलू, ठीक है। लेकिन इंडक्टिव मत देखना यार। आप बोलोगे इंडक्टिव क्यों ना देखो, देखो एक चीज समझो, इंडक्टिव में क्या होता है, क्या इंडक्टिव में कभी भी कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है? नहीं होता है। कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन हमेशा हाइपर कंजुगेशन और मेसोमेरिक में ही होता है। भाई शिफ्टिंग से ना बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, समझ पा रहे हो कि नहीं? शिफ्टिंग से फर्क नहीं पड़ेगा, कंप्लीट ट्रांसफर से फर्क पड़ेगा। शिफ्टिंग से फर्क नहीं पड़ेगा, कंप्लीट ट्रांसफर से फर्क पड़ेगा। समझ आ रहा है? इसीलिए डायरेक्शन इफेक्ट में हमेशा आपको या तो मेसोमेरिक इफेक्ट देखना होता है या फिर हाइपर कंजुगेशन देखना होता है। तो हमने क्या देखा, सिंपल सी कहानी हमने देखा कि अगर हमारे बेंजीन रिंग के ऊपर कोई भी ग्रुप लगा है, या तो वो प्लस एम ग्रुप है, मतलब कि प्लस एम इफेक्ट दिखाता है, या फिर वो प्लस एच ग्रुप है, इसका मतलब पॉजिटिव हाइपर कंजुगेशन इफेक्ट दिखाता है। इन दोनों ही केस में क्या होगा, हम यहाँ पे देखेंगे कि जो आपका इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगा इंक्रीज कर जाएगा। कहाँ पे? एट ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन ऑफ बेंजीन रिंग, ठीक है। अच्छा एक चीज समझो, ये जो मैंने आपको रिंग से ऐसे लाइन टान के दिखा दिया, इसका मतलब होता है कि पोजीशन फिक्स नहीं है, ठीक है। ठीक है, हालांकि इतना करने का ज़रूरत, सिंपली उसको ऐसे कर लो, फालतू कंफ्यूज नहीं करते आपको। मेरे कहने का मतलब क्या है, कहने का मतलब सिंपल इतना सा है कि मानो आपके पास बेंजीन रिंग है और इसके ऊपर कोई भी प्लस एम या फिर प्लस एच ग्रुप लगाए। ऐसे केस में हमने बात किया क्या होगा, आपका इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज कर जाएगा ऑर्थो पैरा पोजीशन पे। तो अगर यहाँ पे आपके पास कोई इलेक्ट्रोफाइल आएगा, वो इलेक्ट्रोफाइल आके कहाँ पे जुड़ेगा, या तो जुड़ेगा ऑर्थो पे या तो जुड़ेगा पैरा पे, ठीक है। तो या तो वो जुड़ेगा ऑर्थो पे या फिर वो जुड़ेगा पैरा पे। कोई दिक्कत नहीं, इतना सा कॉन्सेप्ट है, ठीक है। ऐसे ही देखो, एकदम सिमिलर वे में मानो ये जो आपका ग्रुप जी है, यहाँ पे हमने माना था कि इलेक्ट्रॉन देने वाला ग्रुप है। अब की बार मान लो कि ग्रुप जी आपका इलेक्ट्रॉन लेने वाला ग्रुप है, ठीक है। अब वो केस कैसे दिखाया आपको, है ना? वो केस कैसे दिखाया, जैसे कि फॉर एग्जांपल दिखा देते हैं, कोई बात नहीं। ठीक है, चलो मान लो ये जो आपका ग्रुप जी है ना, आपकी बार इलेक्ट्रॉन लेने वाला ग्रुप है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप है, मान लो ये माइनस एम इफेक्ट दिखा के इलेक्ट्रॉन को लेता है, ठीक है। तो ऐसे केस में क्या होगा, आपको पता है जो इलेक्ट्रॉन फ्लो होगा, मैंने सिखाया था आपको कैसे होता है, अच्छे से सिखा चुका हूँ मैं आपको। तो ऐसे केस में इलेक्ट्रॉन फ्लो कैसे होगा, देखो पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन यहाँ उठ के आ जाएंगे और कार्बन के ऊपर पॉजिटिव आएगा, सही है। तो ऐसा करने से यहाँ पे क्या बनेगा, देखो ये पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन खुल के यहाँ पे आए, कार्बन के ऊपर पॉजिटिव आएगा, यहाँ पे डबल बॉन्ड, और जी के ऊपर मान लो नेगेटिव चार्ज आ गया क्योंकि इसको बाहर से इलेक्ट्रॉन मिल गए, ठीक है। अब देखो आगे क्या होगा, ये पॉजिटिव चार्ज रिंग में डीलोकलाइज होगा। कैसे होगा देखो, मैं पहले समझा चुका हूँ, टाइम कम है इसलिए मैं इस पर ज़्यादा टाइम नहीं दे रहा हूँ। होपफुली आपने समझ लिया होगा। अच्छा एक चीज़ आप नोटिस कर पा रहे हो, जो मैं आपको रेजोनेंस करवा के दिखा रहा हूँ, यहाँ पे आपका पॉजिटिव चार्ज कौन से पोजीशन पे आ रहा है, आप देखो ये केवल आपका ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे आ रहा है। नोटिस कर पा रहे हो इस बात को आप?
ठीक है, ऐसा कुछ हो जाएगा। अब एक चीज़ देखो आप, मैं आपको समझाता हूँ। यहाँ पे देखो, अगर आप रेजोनेंस हाइब्रिड बनाने की कोशिश करोगे तो आपका पाई बॉन्ड सारे कार्बन के ऊपर घूम रहा है। ठीक है, मान लेते हैं इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आया, डेल नेगेटिव दिखा देता हूँ। देखो आपका पॉजिटिव चार्ज ऑर्थो और पैरा पोजिशन पे आ रहा है। अब ये पॉजिटिव चार्ज का मतलब क्या होता है? इलेक्ट्रॉन का डेफिशिएंसी, इलेक्ट्रॉन का कमी। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि जब भी आप बेंजीन रिंग के ऊपर कोई इलेक्ट्रॉन विद्रॉइंग ग्रुप लगाओगे, अब वो इलेक्ट्रॉन विद्रॉइंग ग्रुप अपना इलेक्ट्रॉन विद्रॉइंग नेचर दिखा सकता है बिकॉज ऑफ -m, वो अपना इलेक्ट्रॉन विद्रॉइंग नेचर दिखा सकता है बिकॉज ऑफ -h इफेक्ट। कुछ भी दिखाए फर्क नहीं पड़ता। इन दोनों ही केस में क्या होगा? इन दोनों ही केस में आपका इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिक्रीज कर जाएगा ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे। अब बात को समझ पा रहे हो? मतलब जितना एक नॉर्मल बेंजीन रिंग में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होता है ऑर्थो पैरा पोजीशन पे, जब आप इलेक्ट्रॉन विद्रॉइंग ग्रुप लगाओगे उससे कम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हो जाएगा ऑर्थो पैरा पोजीशन पे। लेकिन इलेक्ट्रोफाइल क्या है? इलेक्ट्रॉन का भूखा। तो इलेक्ट्रोफाइल को चाहिए इलेक्ट्रॉन। तो अब की बार जब इलेक्ट्रोफाइल आएगा, देखो इलेक्ट्रोफाइल को इसमें जुड़ना पड़ेगा। ऐसा मत कहना कि इलेक्ट्रोफाइल यहाँ पे जुड़ेगा ही नहीं, क्योंकि एक चीज सुनो, रिएक्शन होगा कि नहीं ना, ये दो बात पे डिपेंड करता है। ये न्यूक्लियोफाइल पे भी डिपेंड करता है, ये इलेक्ट्रोफाइल पे भी डिपेंड करता है। ठीक है, आज के टाइम में दो लोगों के बीच में शादी होगा या नहीं, ये लड़के पे भी डिपेंड करता है और लड़कियों पे भी डिपेंड करता है। और मेजॉरिटी केस में लड़कियां रिजेक्ट करती है लड़कों को, है ना। इसीलिए लड़कियों पे भी बहुत डिपेंड करता है ये बात। समझ पा रहे हो ना? उसी तरह से ऐसा मत कहना कि रिएक्शन होगा ही नहीं, रिएक्शन हो जाएगा, क्योंकि अगर आपने एक बहुत ही पावरफुल इलेक्ट्रोफाइल ले लिया तब तो रिएक्शन हो जाएगा। अब तब अगर आपको रिएक्शन करवाना है तो आपका काम क्या है? आपका काम है डिसाइड करना कि इलेक्ट्रोफाइल को कहाँ लगाओ। तो जैसे एक चीज सोचो, एक बच्चा है, ठीक है, एक बच्चा, इसने जेई में अब तक कुछ नहीं पढ़ा, लेकिन उसको जेई देना है। तो बच्चे ने समय बर्बाद कर लिया, उसने कुछ नहीं पढ़ा अब तक, लेकिन जेई देना है उसको, और उसको इस बात का रियलाइजेशन जेई के 1 महीने पहले या 2 महीने पहले हुआ। ठीक है, तो वैसे तो आप सब जानते हो कि जेई के प्रिपरेशन में 2 साल लगता है, लेकिन अब क्योंकि उस बच्चे को इस बात का रियलाइजेशन 2 महीने पहले हुआ है, तो इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब काफी हद तक होपलेस सिचुएशन है। लेकिन अगर होपलेस सिचुएशन है तो बच्चे को क्या करना चाहिए? क्या बच्चे को ये करना चाहिए कि ठीक है भाई, 1.5-2 साल मजे मारे ही है, बचे हुए 2-3 महीने मजे और मार लेते हैं? ऐसा तो नहीं करेगा, बेचारा पढ़ेगा कुछ ना कुछ, है कि नहीं? तो ऐसे में वो क्या कोशिश करेगा? वो सोचेगा मैं बेस्ट पॉसिबल चीज पढ़ लेता हूँ जिससे मेरा काम हो जाए। सेम चीज यहाँ पे है। मैं ऐसा नहीं कह रहा कि बहुत अच्छा है, लेकिन बेस्ट पॉसिबल। और बहुत सारे बच्चे ना मुझसे क्वेश्चन पूछते हैं, मैं देखता हूँ व्हाट्सएप में पूछते हैं, यूट्यूब चैनल में पूछते हैं, क्या सफिशिएंट है? देखो ये वर्ड इस्तेमाल तभी किया करो जब आप चैनल पे 1 साल पहले आए हो या फिर 2 साल पहले आए हो। अगर आप चैनल पे एग्जाम के 1 महीने पहले आए हो मेरे, उसके बाद ये मत लिखा करो कि सफिशिएंट है, मुझे काफ़ी गुस्सा आ जाता है यार। ठीक है, क्योंकि आप सबको पता है जेई प्रिपरेशन 2 साल लगता है, इसलिए हमेशा लिखा करो क्या इससे बेटर कुछ पॉसिबल है, क्या ये बेस्ट पॉसिबल है। मैं इन जनरल आपको बता रहा हूँ, सिर्फ मेरे लिए नहीं, बाकी टीचर भी इससे बहुत इरिटेट होते होंगे। हो सकता है कि बाकी बड़े एक्सपीरियंस टीचर्स को कंट्रोल कर लेते होंगे अपने इमोशंस को, है ना। तो इसीलिए हमेशा ना मैं आपको बोल रहा हूँ, थोड़ा वर्ड्स में चेंज किया करो, थोड़े अपने क्वेश्चंस को रिफ्रेम किया करो। और ऐसा मत पूछा करो, अगर आपको जानना भी है ना तो ऐसा पूछा करो कि क्या ये लेक्चर बेस्ट पॉसिबल है। तब आपको टीचर बताएगा आपकी हाँ यार ये बेस्ट पॉसिबल है, या फिर ऐसे बोलेगा कि नहीं यार इससे अच्छा आप ये कर लो। लेकिन अगर लिखते हो सफिशिएंट तो गुस्सा आ जाता है इंसान को यार। ठीक है, तो यहाँ पे देखो बेस्ट पॉसिबल क्या है ना, सुनो, इलेक्ट्रोफाइल को चाहिए इलेक्ट्रॉन। अब आपको दिख रहा है ऑर्थो पोजिशन पे और पैरा पोजिशन पे इलेक्ट्रॉन की कमी है, लेकिन मेटा पोजिशन पे जितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए उतने ही है। तो इलेक्ट्रोफाइल को यहाँ पे बेस्ट पॉसिबल दिखेगा मेटा पोजिशन। तो अब की बार क्या होगा? इलेक्ट्रोफाइल मेटा पोजिशन में आके जुड़ जाएगा। ठीक है, तो अगर आपके पास यहाँ पे बेंजीन रिंग है और इसके ऊपर कोई भी -m ग्रुप या फिर -h ग्रुप लगा है, हालांकि आपको पता है -h काफी वीक इफेक्ट होता है, मतलब -h और -i लगभग लगभग बराबर होते हैं। लेकिन एक बात ध्यान रखना, हमें स्ट्रेंथ ऑफ इफेक्ट से फर्क नहीं पड़ रहा है। एक बहुत इंटरेस्टिंग बात मैं आपको बता रहा हूँ, बच्चे कंफ्यूज होते हैं इसमें। देखो डायरेक्शन इफेक्ट में ना आप स्ट्रेंथ ऑफ इफेक्ट तभी लगाना जब दोनों टाइप ऑफ इफेक्ट सेम हो। कहने का मतलब क्या है, सुनो, कहने का मतलब मानो आपका एक ग्रुप है,
एक ग्रुप आपका दिखा रहा है प्लस एम इफेक्ट, एक ग्रुप आपका दिखा रहा है माइनस एच इफेक्ट। उस केस में आप बोलोगे भाई साहब आपका प्लस एम ज्यादा डोमिनेंट होता है एज कम्पेयर टू माइनस एच, है ना, मतलब आपका मेसोमेरिक ज्यादा डोमिनेटिंग होता है एज कम्पेयर टू हाइपर, तो आप मेसोमेरिक की बात सुनेंगे, उसके हिसाब से आपका इलेक्ट्रोफाइल का पोजीशन डिसाइड होगा। लेकिन अगर बाय चांस आपका ऐसा कुछ आ जाता है ना कि आपके पास मानो प्लस एच है माइनस आई है, अब देखो वैसे तो आपका प्लस एच और माइनस आई में ज्यादा डोमिनेंट कौन होता है, हाइपर होता है एज कम्पेयर टू इंडक्टिव, तो आप बोलोगे प्लस एच की बात सुननी है, बात सही भी है। लेकिन आपको याद है हैलोजन का केस जहां पे हमने बात किया था, हैलोजन के केस में क्या होता है कि हमारा माइनस आई ज्यादा डोमिनेंट होता है एज कम्पेयर टू प्लस एच। तो अब बच्चे क्या सोचते हैं, बच्चे सोचते हैं भाई साहब हैलोजेंस में माइनस आई ज्यादा डोमिनेंट होता है एज कम्पेयर टू प्लस एच, इसका मतलब क्या हुआ कि हम यहाँ पे माइनस आई की बात सुनेंगे, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग इफेक्ट है, इसका मतलब आपका ग्रुप मेटा पोजीशन पे जुड़ेगा, आपका इलेक्ट्रोफाइल मेटा पोजीशन पे जुड़ेगा, जो कि गलत है। क्योंकि मैं आपको तब से यही बात समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि स्ट्रेंथ तो आप तब देखोगे जब दोनों का सिचुएशन सेम हो। जैसे मानो, ठीक है, जैसे मानो कि एक लड़की को शादी कराना है, ठीक है, और लड़की के जो पापा जी है उसने कह दिया कि भाई साहब मुझे जो है मुझे मुझे लड़का चाहिए जॉब वाला, ठीक है, ऐसा कुछ कह दिया मानो, ठीक है। अब मानो एक इंसान है, मानो ठीक है एक इंसान है जो कि जॉब करता है लेकिन सैलरी 50,000 है, ठीक है, ऐसा ही कुछ है। और मानो एक इंसान है जिसका काफ़ी अच्छा बड़ा बिजनेस है, बहुत ही टॉप हाई क्लास बिजनेसमैन है, ठीक है। अब आप क्या कह रहे हो, आप कह रहे हो जी वो बिजनेसमैन काफ़ी अमीर है, तो क्या कहते हैं कि आप एक काम करो बिजनेसमैन से शादी करा दो, ठीक है। तो मान लो ऐसा दो कंडीशन रख दिया कि लड़का अच्छा जॉब करना चाहिए, साथ ही साथ लड़का अच्छा कमाना चाहिए, ठीक है, मतलब जॉब भी करना चाहिए अच्छा कमाना भी चाहिए, ऐसा दो कंडीशन रख दिया। अब आप क्या बोल रहे हो, आप बोल रहे हो कि भाई साहब लड़के के पापा ने बोला है कि लड़का जो है वो अच्छा कमाना चाहिए, इसका मतलब जो बिजनेसमैन है उसका काफ़ी अच्छा बड़ा बिजनेस है, काफ़ी अमीर है, तो उससे शादी करा दो। लेकिन एक बात आप क्यों भूल गए कि प्राइमरी कंडीशन को सेटिस्फाई करो ना पहले। प्राइमरी कंडीशन क्या था, प्राइमरी कंडीशन था जॉब होना चाहिए। अब जब जॉब ही नहीं है तो चाहे कितना भी पैसा कमा ले कोई फर्क नहीं पड़ता। एकदम सेम सिचुएशन यहाँ पे है। आप क्या कह रहे हो, आप कह रहे हो भाई साहब हैलोजेंस में क्या होता है, माइनस आई ज्यादा डोमिनेटिंग होता है एज कंपेयर टू प्लस एम। आपकी बात सही है, लेकिन फर्क नहीं पड़ता उस बात से। क्यों, क्योंकि हमने क्या बोला, हमने बोला कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज या डिक्रीज तभी होगा मेनली जब आपके इलेक्ट्रॉन का कंप्लीट ट्रांसफर होगा। हमें यहाँ पे कंप्लीट ट्रांसफर से मतलब है। तो अगर आपका प्राइमरी कंडीशन ही सेटिस्फाई नहीं हो रहा है तो सेकेंडरी कंडीशन से कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरे ख्याल से आप समझ गए होंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूं। तो अभी के लिए देखो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे जब हम बेंजीन रिंग के ऊपर कोई भी माइनस एम ग्रुप या फिर माइनस एच ग्रुप लगाएंगे तब हम क्या बोलेंगे, तब हम यहाँ पे बोलेंगे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिक्रीजेस एट द ऑर्थो एंड पैरा पोजिशन ऑफ बेंजीन रिंग। ठीक है, तो ऐसे में क्या होगा देखो, अगर आपके पास बेंजीन रिंग है, यहाँ पे माइनस एम ग्रुप है या फिर माइनस एच ग्रुप है, आप यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल का प्रेजेंस लाओगे, ठीक है। तो आपको पता है माइनस एम ग्रुप या फिर माइनस एच ग्रुप क्या करेगा, ऑर्थो पैरा पोजीशन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को डिक्रीज कर देगा, राइट। तो अब की बार इलेक्ट्रोफाइल कहाँ पे जुड़ेगा, इलेक्ट्रोफाइल जुड़ेगा बेस्ट पॉसिबल जगह पे। बेस्ट पॉसिबल क्या है, मेटा पोजीशन। तो इलेक्ट्रोफाइल आपका मेटा पोजीशन पे आके जुड़ जाएगा, ठीक है। समझ आ गया आपको, इतना सा कॉन्सेप्ट है। तो आपको यहाँ तक का बात समझ आ गया होगा। चलिए कुछ एग्जाम्पल लेते हैं इसके ऊपर, ठीक है, बहुत ध्यान से देखना। जैसे कि मानो यहाँ पे हमारे पास एनिलीन है। अब एनिलीन का मतलब क्या होता है कि यहाँ पे हमारे पास बेंजीन रिंग के ऊपर NH2 ग्रुप होगा। अब इसके ऊपर अगर आप कोई इलेक्ट्रोफाइल का रिएक्शन करवाते हो, अगेन मैं बता रहा हूँ इलेक्ट्रोफाइल का जनरेशन प्रीवियस लेक्चर्स में कवर्ड है, ठीक है। आज का हमारा थीम है ये समझना कि इलेक्ट्रोफाइल का पोजीशन क्या होगा। तो आप
कैसे करोगे इसको, ठीक है। इतना आपको पता है कि यहाँ पे बेंजीन रिंग काम करेगा न्यूक्लियोफाइल का, और रिएक्शन में एरो चलता है न्यूक्लियोफाइल से इलेक्ट्रोफाइल, तो यहाँ पे क्या होगा, बेसिकली आपका इलेक्ट्रोफाइल बेंजीन रिंग के ऊपर आके जुड़ेगा। अब सवाल है कहाँ पे जुड़ेगा, तो हमें क्या पता है कि जिस पोजीशन में हमारा इलेक्ट्रोफाइल बेंजीन रिंग के ऊपर आके जुड़ेगा वो डिपेंड करेगा ग्रुप के ऊपर, ठीक है। अब देखो हम यहाँ पे क्या देखेंगे, जो ग्रुप हमारे पास है NH2 ग्रुप, हमें पता है कि ये हमारे पास प्लस M इफेक्ट दिखाता है। क्योंकि ये हमारे पास प्लस M इफेक्ट दिखाता है, इसका मतलब कहाँ पे जुड़ेगा, इसका मतलब ये हमारे पास ऑर्थो पोजीशन पे जुड़ेगा या फिर पैरा पोजीशन पे जुड़ेगा, है ना। तो हमारा इलेक्ट्रोफाइल या तो जुड़ेगा ऑर्थो पोजीशन पे या फिर हमारा इलेक्ट्रोफाइल जुड़ेगा पैरा पोजीशन पे, सही है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। जैसे कि मानो यहाँ पे आपके पास नाइट्रो ग्रुप है, तो आपको पता है कि नाइट्रो ग्रुप क्या दिखाता है, ये आपका दिखाता है -M इफेक्ट। लेकिन मान लेते हैं आपका इलेक्ट्रोफाइल पावरफुल है इसलिए रिएक्शन हो जाएगा। तो सवाल है आपका इलेक्ट्रोफाइल आके कहाँ पे जुड़ेगा, तो हमें क्या पता है, देखो जो +M था वो हमारा इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग इफेक्ट था। इसका मतलब हो क्या रहा था, हमारे ऑर्थो पैरा पोजीशन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज कर रहा था। लेकिन जो -M इफेक्ट है वो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग इफेक्ट है, इसका मतलब ऑर्थो पैरा पोजीशन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिक्रीज करेगा। तो ऐसे में क्या होगा, हमारा इलेक्ट्रोफाइल मजबूरी में मेटा पोजीशन पे आके जुड़ेगा। तो इलेक्ट्रोफाइल हमारा मेटा पोजीशन पे आके जुड़ेगा क्योंकि उसे मेटा पोजीशन पे इलेक्ट्रॉन दिखेंगे, ठीक है। अच्छा मुझे एक बात बताओ, अगर मैं साथ साथ यहाँ पे बात करना चाहूँ ग्रुप के एक्टिवेटिंग या फिर डीएक्टिवेटिंग नेचर के ऊपर, तो क्योंकि आपका NH2 ग्रुप क्या दिखा रहा है, +M इफेक्ट दिखा रहा है, इसका मतलब बेंजीन रिंग के ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को इंक्रीज कर रहा है। अब ये बेंजीन रिंग के ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को इंक्रीज कर रहा है, इसका मतलब ये एक्टिवेटिंग ग्रुप के कैटेगरी में आएगा। और ये जो आपका नाइट्रो ग्रुप है ये आपका -M इफेक्ट दिखा रहा है, इसका मतलब बेंजीन रिंग के ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को डिक्रीज कर रहा है, इसका मतलब ये आपका डीएक्टिवेटिंग ग्रुप के कैटेगरी में आएगा। इतना बात आपको अच्छे से समझ आ गया। अब देखो होता क्या है ना, मेजॉरिटी केस में होता क्या है, जो आपका एक्टिवेटिंग ग्रुप होता है उस केस में इलेक्ट्रोफाइल हमेशा ऑर्थो पैरा पोजीशन पे जुड़ता है, और मेजॉरिटी केस में क्या होता है, जो आपका डीएक्टिवेटिंग ग्रुप होता है ना उस केस में आपका इलेक्ट्रोफाइल मेटा पोजीशन पे जुड़ता है। ये मेजॉरिटी केस में होता है, एक ऑब्जर्वेशन है, लेकिन कॉन्सेप्ट क्या है, कॉन्सेप्ट है कि एक्टिवेटिंग डीएक्टिवेटिंग अलग चीज़ है और इलेक्ट्रोफाइल का पोजीशन अलग चीज़ है। अब ये जो हमारा जनरलाइज स्टेटमेंट होता है ये बहुत प्रॉब्लम कॉज करता है। एक बात मैं आपको बता रहा हूँ, मैं बार बार लेक्चर में रिपीट कर चुका हूँ पहले भी, केमिस्ट्री जिन बच्चों को हार्ड लगता है, जिन बच्चों को दिक्कत आता है, उनका प्रॉब्लम पता है क्या है, वो केमिस्ट्री में चीज़ों को बहुत ज़्यादा जनरलाइज करने की कोशिश करते हैं, बहुत ज़्यादा चीज़ों के बीच में रिलेशन निकालने की कोशिश करते हैं। जो चीज़ें आपस में रिलेटेड नहीं होती है उनके बीच में भी रिलेशन निकालने की कोशिश करते हैं। सबसे बड़ा प्रॉब्लम यही है केमिस्ट्री हार्ड लगने का। केमिस्ट्री में जो चीज़ जनरलाइज नहीं है उसको ज़बरदस्ती का जनरलाइज मत करो, समझ आया। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल देखो प्रॉब्लम कहाँ पे आएगा, मानो अगर आपके पास यहाँ पे हेलोबेंजीन आ गया, ठीक है, ऐसा कुछ आ गया। अब देखो यहाँ पे समस्या है, समस्या क्या है कि देखो ये जो आपका हैलोजन है आपको पता है ये आपका +M दिखाता है, साथ ही -I दिखाता है। अब जनरली आपका मेसोमेरिक ज़्यादा डोमिनेंट होता है एज कम्पेयर टू इंडक्टिव, लेकिन हैलोजन के केस में क्या होता है, हमारा इंडक्टिव होता है मोर डोमिनेंट। अब क्योंकि इंडक्टिव यहाँ पे मोर डोमिनेंट है, इसका मतलब ये जो आपका हैलोजन है ये आपका काम करेगा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप का। इसका मतलब ये क्या करेगा, ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को डिक्रीज कर देगा ऑफ द बेंजीन रिंग। और अगर ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को डिक्रीज कर देगा तो ये हमारे पास किस में आएगा, ये हमारे पास डीएक्टिवेटिंग ग्रुप के कैटेगरी में आ जाएगा। लेकिन अगर मैं यहाँ पे डायरेक्शन की बात करूँ कि हमारा इलेक्ट्रोफाइल आके कहाँ पे जुड़ेगा, तो आप एक चीज़ समझो, जब मैं इलेक्ट्रोफाइल का पोजीशन डिसाइड करता हूँ मुझे फ़र्क नहीं पड़ता कि इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट का स्ट्रेंथ कितना है,
उस बात से फर्क तभी पड़ेगा जब दोनों इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट एक ही टाइप के होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या देखेंगे, केवल मेसोमेरिक या फिर हाइपर। तो ये हमारा क्या दिखाता है, ये हमारा प्लस एम इफेक्ट दिखाता है, इसलिए ये हमारा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को इंक्रीज करेगा ऑर्थो पैरा पोजिशन पे। तो इलेक्ट्रोफाइल आके ऑर्थो पैरा पोजिशन पे जुड़ेगा, ठीक है। मुझे पता है काफ़ी बच्चे यहाँ पे कंफ्यूज हो गए होंगे, हालांकि मैंने काफ़ी इसके ऊपर एक्सप्लेनेशन दे दिया, फिर भी कुछ बच्चे कंफ्यूज हो गए होंगे। वापस समझाता हूँ। देखो आपके मन में सवाल क्या आएगा, भाई कैसी कैसी बात कर रहे हो। ऊपर आप कह रहे हो कि भाई साहब ये आपके इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को डिक्रीज कर देता है, नीचे आप कह रहे हो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को इंक्रीज कर देता है, खुद ही खुद के बात को कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हो। मैं बोलूँगा नहीं यार, आपको ना थोड़ा डिटेलिंग में जाना पड़ेगा। आप एक चीज़ देखो, ऊपर मैंने क्या लिखा है, ऊपर मैंने लिखा है कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को डिक्रीज करता है। जब मैं यहाँ पे ऊपर लिखता हूँ ना कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को डिक्रीज करता है, इसका मतलब मैं ओवरऑल बेंजीन रिंग की बात कर रहा हूँ, इसका मतलब मैं ओवरऑल बेंजीन रिंग की बात कर रहा हूँ। लेकिन जब मैं नीचे दिखाता हूँ कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को इंक्रीज कर रहा है, ये मैं केवल ऑर्थो पैरा पोजिशन की बात करता हूँ, पहला चीज़। दूसरा चीज़ समझो कि यहाँ पे ना दोनों इफेक्ट एक साथ काम कर रहे हैं। आपका हमेशा होता क्या है, आपने देखा होगा जो भी ग्रुप आपका मल्टीपल इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट दिखाता है, तो ऐसा नहीं होता कि आपका एक ही इफेक्ट काम करता है, आपका सारा का सारा इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट एक साथ काम करता है। आपको देखना होता है कि कौन सा इफेक्ट कौन सी चीज में डोमिनेंट है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, क्योंकि आपका हेलोजन माइनस आई काफी पावरफुल दिखाता है, तो यहाँ पे इसका इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिक्रीज करने वाला काम भी हो रहा है, और क्योंकि इसके पास लोन पेयर है, ये प्लस एम दिखा सकता है, इसका इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज होने वाला काम भी हो रहा है। दोनों एक साथ हो रहा है, लेकिन कॉन्सेप्ट क्या है ना, ज्यादा वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को डिक्रीज कर रहा है, ज्यादा वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को डिक्रीज कर रहा है। समझ आ रहा है, ज्यादा वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को डिक्रीज कर रहा है। तो फिर आप बोलोगे भाई साहब आपने यहाँ पे ये क्यों बोला कि ये ऑर्थो पैरा पोजिशन पे जुड़ेगा, क्योंकि मैं तब से आपको यही समझाना चाह रहा हूं कि इंडक्टिव में सिर्फ शिफ्टिंग होता है, लेकिन अगर हमें पोजीशन को डिसाइड करना है तो वहां पे हमें कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन से मतलब होता है। समझ आया, या अगर नहीं समझ आ रहा सिंपल इतना रट लो, अगर नहीं समझ आ रहा इतना रट लो कि आपको इंडक्टिव नहीं देखना है डायरेक्शन में, बात खत्म। तो इतना आपको समझ आ गया, इसको ध्यान रखना है, बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि हैलोजेंस आर डीएक्टिवेटिंग ग्रुप स्टिल दे आर ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग। हैलोजेंस आर डीएक्टिवेटिंग ग्रुप स्टिल दे आर ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग, ठीक है। अब देखो मैं कुछ और चीजों के ऊपर बात करता हूं, सुनो। हालांकि देखो ये सब आता नहीं है मेंस में, फिर बता दे रहा हूं, आजकल आने लगा है। सुनो थोड़ा, ठीक है, मुझे लगता है इस पे थोड़ा ज़्यादा फोकस देंगे। देखो एरोमेटिक केमिस्ट्री सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, ठीक है, मेंस एडवांस के लिए। अब देखो यहाँ पे क्या है हमारे पास, हाँ सुनो ध्यान से, देखो कॉन्सेप्ट बहुत सिंपल सा है। मानो आपके पास ना बेंजीन रिंग के ऊपर एक के जगह दो ग्रुप है, तब हम कैसे डिसाइड करेंगे क्या करना है, ठीक है। मैं समझाता हूँ, ठीक है, सुनो। जैसे मानो यहाँ पे दो ग्रुप है, एक ग्रुप G1 और एक ग्रुप G2, मान लेते हैं वो एक दूसरे के पैरा पोजिशन पे लगे हैं, ठीक है। और हम मान लेते हैं कि आपका G1 जो है वो आपका प्लस एम इफेक्ट दिखाता है या फिर प्लस एच इफेक्ट दिखाता है, और जो G2 है वो आपका माइनस एम इफेक्ट दिखाता है या फिर माइनस एच इफेक्ट दिखाता है, ठीक है। तो अब की बार जब हम यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल को जोड़ना चाहेंगे तो इलेक्ट्रोफाइल का पोजीशन कैसे डिसाइड करेंगे, देखो सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, सुनो ध्यान से। G1 यहाँ पे प्लस एम या फिर प्लस एस दिखा रहा है, इसका मतलब ये चाहेगा कि इलेक्ट्रोफाइल या तो ऑर्थो पोजीशन पे जुड़े या तो पैरा पोजीशन पे। मतलब ये चाहेगा या तो इलेक्ट्रोफाइल यहाँ जुड़े या तो यहाँ जुड़े या तो यहाँ जुड़े, है ना। लेकिन आपको दिख रहा है पैरा पोजीशन तो ऑलरेडी ऑक्यूपाइड है, इसका मतलब ये पॉसिबिलिटी एलिमिनेट हो गया। अब अगर मैं बात करूंगा विद रिस्पेक्ट टू G2 आपका माइनस एम या फिर माइनस एच इफेक्ट दिखाता है, इसका मतलब ये चाहता है कि इलेक्ट्रोफाइल मेटा पोजीशन पे जुड़े। लेकिन मेटा पोजीशन पे किसके रिस्पेक्ट में, ध्यान रखना, ऑर्थो मेटा पैरा हमेशा ग्रुप के रिस्पेक्ट में डिफाइन होता है। इसका मतलब ये चाहेगा कि इलेक्ट्रोफाइल इस ग्रुप के रिस्पेक्ट में मेटा पोजीशन पे जुड़े। तो इस ग्रुप के रिस्पेक्ट में मेटा पोजीशन क्या होगा, या तो ये या तो ये। अब आपको दिख रहा है एक चीज, देखो दोनों ग्रुप ना एक ही बात कह रहे हैं, दोनों ग्रुप आपके एक ही बात कह रहे हैं, है कि नहीं।
मतलब ग्रुप G1 भी चाहता है कि या तो यहाँ जुड़े या तो यहाँ पे, और ग्रुप G2 भी यही चाहता है। तो दोनों एक दूसरे के बात को अग्री कर रहे हैं ना। ऐसा देखा है ना, कभी कभार होता है कि दो लोग एक दूसरे के बात को अग्री करते हैं। समझ आ रहा है? तो यहाँ पे आपका G1 G2 दोनों एक साथ खुश है। अब इस टाइप का जो आपका इफेक्ट होता है उसका एक नाम होता है, हालांकि नाम कभी नहीं पूछेगा, फिर भी सुन लो। इसको बोलते हैं कि यहाँ पे कोऑपरेटिव इफेक्ट काम कर रहा है। यहाँ पे कोऑपरेटिव इफेक्ट काम कर रहा है, हालांकि नाम से मतलब नहीं है। इन शॉर्ट आपको समझ आ गया कि आपको इलेक्ट्रोफाइल इन्हीं पोजीशन में से जोड़ना है। और अगर आप देखोगे दोनों पोजीशन आपस में आइडेंटिकल है, इसका मतलब आपको यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल का पोजीशन समझ आ गया। लेकिन फॉर एग्जाम्पल मानो यहाँ पे G1 है, यहाँ पे G2 है, ठीक है। और आप ऐसा मानो कि वही सेम केस मानते हैं, G1 आपका प्लस एम दिखाएगा या फिर प्लस एच दिखाएगा, G2 आपका माइनस एम दिखाएगा या फिर माइनस एच दिखाएगा, ठीक है। ये समझ आया? ऐसा कुछ मान रहे हैं हम। अब देखो इस पर्टिकुलर केस में क्या होगा ना, इस पर्टिकुलर केस में वापस हम यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल जोड़ने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले अगर मैं यहाँ पे G1 की बात सुनना चाहूँ तो G1 बोलेगा भाई साहब मैं यहाँ पे प्लस एम या फिर प्लस एच इफेक्ट दिखाता हूँ, इसका मतलब मैं चाहता हूँ कि इलेक्ट्रोफाइल मेरे रिस्पेक्ट में या तो ऑर्थो पोजिशन पे जुड़े या फिर पैरा पोजिशन पे जुड़े, ठीक है। ऐसा कुछ कॉन्सेप्ट है। लेकिन एक चीज देखो, यहाँ पे देखो इसका राइट वाला ऑर्थो पोजिशन ऑक्यूपाइड है, इसका मतलब या तो यहाँ जुड़े या तो यहाँ जुड़े। लेकिन अगर आप यहाँ पे G2 की बात सुनना चाहोगे, G2 क्या बोलेगा? G2 बोलेगा भाई साहब सिंपल सा बात है, मैं चाहता हूं कि इलेक्ट्रोफाइल मेरे रिस्पेक्ट में मेटा पोजीशन पे जुड़े। इसका मतलब ये चाहेगा कि कहाँ जुड़े, देखो या तो यहाँ जुड़े या फिर यहाँ जुड़े। तो अगेन आपको दिख रहा है दोनों एक दूसरे की बात को सपोर्ट कर रहे हैं। अब की बार देखो यहाँ पे दो पॉसिबिलिटी है, या तो ऑर्थो पे जुड़े या तो पैरा पे जुड़े, है ना। ग्रुप G1 के रिस्पेक्ट में बात कर रहा हूं मैं। तो अब इन दोनों में से मेजर कौन सा होगा? तो आपको पता है तीन बल्कि ग्रुप आसपास या एक साथ काफ़ी खराब है, तो आपका ये वाला तो थोड़ा सा कम बनेगा, माइनर कह सकते हो। और मेजर कौन सा होगा? मेजर होगा ये वाला। तो यहाँ पे भी आपके ग्रुप G1 G2 एक साथ खुश हो गए, एक साथ एक बात पे अग्री कर गए। इसका मतलब यहाँ पे भी आप क्या बोलोगे, क्या काम कर रहा है? यहाँ पे भी आपके पास कोऑपरेटिव इफेक्ट काम कर रहा है, कोऑपरेटिव इफेक्ट काम कर रहा है। अब इसी में एक और केस की बात करते हैं। मान लिया दोनों पैरा पे, मान लिया दोनों ऑर्थो पे, मान लेते हैं दोनों मेटा पे, तब क्या होगा? ठीक है, थर्ड केस की बात करते हैं। अगर देखो दोनों यहाँ पे मेटा पे आए ना, वही G1 मान लो आपका प्लस एम दिखा रहा है, प्लस एस दिखा रहा है, G2 आपका माइनस एम दिखा रहा है, माइनस एस दिखा रहा है। अगर मैं यहाँ पे सबसे पहले G1 की बात सुनूंगा तो G1 बोलेगा मैं दिखाता हूँ प्लस एम प्लस एच, आपको या तो ऑर्थो पे जोड़ना है या तो पैरा पे जोड़ना है। इसका मतलब या तो यहाँ या तो यहाँ या तो यहाँ। अगर आप यहाँ पे G2 की बात सुनोगे, वो बोलेगा भाई साहब मैं तो यहाँ पे माइनस एम माइनस एच दिखाता हूँ, इसका मतलब आपको मेरे रिस्पेक्ट में मेटा पोजिशन पे जोड़ना है। इसका मतलब आप देखो G2 के रिस्पेक्ट में जहाँ पे G1 जुड़ा है वो पोजीशन भी मेटा है, लेकिन वो ऑक्यूपाइड है, तो इसके रिस्पेक्ट मेटा पोजीशन कौन सा हो गया? ये वाला। अब की बार आपको दिख रहा है दोनों अलग अलग बात कह रहे हैं। जब दोनों अलग अलग बात कहते हैं इसको बोलते हैं एंटागोनिस्टिक इफेक्ट, हालांकि नाम में कुछ नहीं रखा है। सवाल है अब कहाँ पे जोड़ेंगे इलेक्ट्रोफाइल को। देखो जब दोनों एक ही बात पे अग्री कर गए तब तो परेशानी था ही नहीं, लेकिन अगर दोनों अलग अलग बात कह रहे तब किसकी बात सुनेंगे? ठीक है, जैसे मानो एक रिश्ता होता है, ठीक है, तो रिश्ते में अगर लड़का लड़की एक ही बात पे अग्री कर जाए
तो बढ़िया है, सब सेट है। लेकिन अगर लड़का लड़की एक बात पर अग्री ना करे, अगर आपके मम्मी पापा एक बात पर अग्री ना करे, तो किसकी बात सुनी जाती है? ऑब्वियसली बात है, मम्मी की बात सुनी जाती है ना। तो यहाँ पे क्या होगा, मतलब जो ज़्यादा पावरफुल होता है ना उसकी बात सुनी जाती है। लेकिन यहाँ पे आपको ध्यान क्या रखना है, सुनो, कि जब आपका दोनों अलग अलग बात कह रहे होंगे, जब आपका दोनों अलग अलग बात कह रहे होंगे, होता क्या है जनरली, एक्टिवेटिंग ग्रुप जो होता है ना, या उसे ऐसे कह सकते हैं कि जो आपका प्लस एम या प्लस एच वाला होता है, उसकी बात आप सुनोगे, ये डिसाइड करेगा। समझे? तो मैं ना आपको बहुत ज़्यादा बुकिश लैंग्वेज में नहीं बता रहा हूँ, बहुत ही सिंप्लीफाइड देसी भाषा में बताने की कोशिश कर रहा हूँ, ताकि आप कम से कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ सीख पाए। तो ये इलेक्ट्रोफाइल कहाँ पे जुड़ेगा? ये आपका एक्टिवेटिंग ग्रुप, मतलब कि प्लस एम या फिर प्लस एच वाला ग्रुप डिसाइड करेगा। इसका मतलब ये कहाँ पे जुड़ेगा? या तो ऑर्थो पे या तो पैरा पे, है ना। अब देखो बेस्ट पॉसिबल क्या है? बेस्ट पॉसिबल है ये वाले ऑर्थो पे जोड़ दो, काम खत्म, है ना। समझ आ गया होगा आपको, ठीक है। तो ऐसे आप कोई भी केस में डिसाइड कर सकते हो, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ ज़्यादातर चांस है ये फर्स्ट वाला केस ही आपको मेंस में दिखेगा, बाकी मेंस में उतना दिखता नहीं है, दिख भी सकता है। अब देखो कुछ ना, मैं आपको स्पेशल रिएक्शंस बता रहा हूँ जो कि जेई मेंस के फेवरेट है, और मैं कह सकता हूँ कि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है फॉर जेई मेंस। इनमें से कुछ ना कुछ रिएक्शन आपको दिखने का हाई चांस है। वो कौन सा है, सुनना। देखो, अगर हमारे पास फिनॉल होता है, ठीक है, या फिर अगर हमारे पास एनालीन होता है, और अगर हम इनका रिएक्शन करवाते हैं ब्रोमीन वाटर से, तो देखो होता क्या है ना, एक तो आपको समझ आना चाहिए, चाहे आपका OH ग्रुप हो चाहे आपका NH2 ग्रुप हो, दोनों दिखाता है प्लस एम इफेक्ट। और आपको पता है दोनों क्योंकि यहाँ पे प्लस एम इफेक्ट दिखाएगा, बेंजीन रिंग के इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज करेगा। और क्योंकि ये बेंजीन रिंग के इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज करेगा, ये बेंजीन रिंग को काफ़ी ज़्यादा एक्टिवेट कर देगा। मतलब ये बेंजीन रिंग को काफ़ी ज़्यादा अच्छा न्यूक्लियोफाइल बना देगा, काफ़ी स्ट्रॉन्ग, काफ़ी पावरफुल न्यूक्लियोफाइल बना देगा। और ये जो आपका ब्रोमीन वाटर वाला थीम है ना, ये भी आपका काफ़ी अच्छा इलेक्ट्रोफाइल का जनरेशन करता है। जब आपका न्यूक्लियोफाइल भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो और इलेक्ट्रोफाइल भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो, उस केस में क्या होता है, उस केस में ना आप एक चीज़ सोचो, वैसे क्योंकि ये प्लस एम इफेक्ट दिखाता है, तो इलेक्ट्रोफाइल कहाँ पे जुड़ना चाहिए था? या तो जुड़ता ऑर्थो पे या तो जुड़ता पैरा पे, ठीक है। अब क्योंकि दोनों ही इतना एक्टिवेटिंग है, वैसे तो इसको कायदे से एक ही इलेक्ट्रोफाइल को जोड़ना चाहिए था एक वक्त पे। वैसे तो इसे कायदे से एक ही इलेक्ट्रोफाइल को जोड़ना चाहिए था एक वक्त पे, लेकिन क्योंकि यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल भी बहुत पावरफुल है और इलेक्ट्रोफाइल भी बहुत पावरफुल है, ये क्या करेगा, ये एक साथ तीन तीन इलेक्ट्रोफाइल को जोड़ लेगा। इसका मतलब जितना भी पोजीशन इसके पास अवेलेबल है, सब पे इलेक्ट्रोफाइल को जोड़ लेगा। अब आपको पता है, क्योंकि देखो OH ग्रुप आपका प्लस एम इफेक्ट दिखाएगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज होगा ऑर्थो पैरा पोजिशन पे। क्योंकि आपका NH2 ग्रुप भी प्लस एम इफेक्ट दिखाएगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज होगा ऑर्थो पैरा पोजिशन पे, ठीक है। तो यहाँ पे आपको दिख रहा है 3 पोजीशन है जहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल जुड़ सकता है। तो इन दोनों केस में क्या होता है ना, तीनों पोजीशन पे आपका इलेक्ट्रोफाइल आके जुड़ जाता है। और आपको पता है जब हम यहाँ पे ब्रोमीन वाटर लेंगे, इलेक्ट्रोफाइल क्या बनेगा, Br पॉजिटिव, ठीक है। ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, ये आपको डायरेक्टली याद होना चाहिए, ये डायरेक्टली पूछता है जेईई मेंस में, बहुत इंपॉर्टेंट है जेईई मेंस के लिए, ये आपको एज इट इज़ याद होना चाहिए। तो आपको इतना समझ आ गया कि अगर हमारे पास सिंपल NH2 ग्रुप हुआ तो यहाँ पे हमारे पास ट्राई ब्रोमो डेरिवेटिव बन जाएगा। लेकिन मानो अगर मुझे ट्राई ब्रोमो डेरिवेटिव नहीं चाहिए, क्या उसका कोई ऑप्शन है मेरे पास? अगर मुझे ट्राई ब्रोमो डेरिवेटिव नहीं चाहिए, क्या उसका कोई ऑप्शन है मेरे पास? ऑप्शन है। देखो ये ट्राई ब्रोमो डेरिवेटिव बनने के पीछे का कारण क्या है? इसके बनने के पीछे कारण था क्योंकि आपका NH2 ग्रुप का
प्लस एम इफेक्ट काफ़ी ज़्यादा पावरफुल होता है, काफ़ी ज़्यादा डोमिनेटिंग होता है। ये बेंजीन रिंग को काफ़ी ज़्यादा एक्टिवेटेड बना देता है। अगर मैं इसको थोड़ा सा कम कर पाऊँ तो काम हो जाएगा। कैसे? देखो ये एनिलीन है, सबसे पहले आप इसका असाइलेशन कराओ। कैसे? जैसे मानो आपके पास यहाँ पे असाइल हैलाइड है, ठीक है, तो आपको ये बात तो पता है ना कि नाइट्रोजन एटम के पास लोन पेयर है, काम करेगा न्यूक्लियोफाइल का, और ऑक्सीजन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है कार्बन, साथ ही साथ हैलोजन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है कार्बन से, बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को खींचेंगे तो यहाँ पे डेल नेगेटिव आएगा, यहाँ पे डेल पॉजिटिव आएगा। आपको अपना न्यूक्लियोफाइल और इलेक्ट्रोफाइल मिल गया। आपको पता है रिएक्शन में एरो किसे चलेगा, रिएक्शन में एरो चलेगा न्यूक्लियोफाइल से इलेक्ट्रोफाइल। ऐसा करने से पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन खुल के कार्बन के ऊपर आ जाएंगे। तो यहाँ पे क्या होगा, देखो NH2, नाइट्रोजन ने अपना लोन पेयर कार्बन को डोनेट किया, कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में बॉन्ड बन जाएगा। नाइट्रोजन ने खुद का लोन पेयर डोनेट किया, उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा, पाई बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन खुल के ऑक्सीजन के ऊपर आएगा, यहाँ पे नेगेटिव आएगा, यहाँ पे Cl, यहाँ पे मिथाइल। आपको मैं बता चुका हूँ जब भी ऐसा कुछ टेट्राहाइड्रल स्पीशी बनता है तो अगर आपके पास लीविंग ग्रुप होता है क्या, नेगेटिव अंदर आता है, लीविंग ग्रुप लीव कर जाता है। इसको यहाँ दिखा देते हैं, ठीक है। तो यहाँ से आपका Cl माइनस बाहर जाएगा, देखो मैं ना NH2 को ऐसे दिखा रहा हूँ, NHH, इसके ऊपर पॉजिटिव है। देखो ये जो आपका Cl माइनस लीव किया था ना, ये जाते जाते यहाँ से हाइड्रोजन को भी ले जाएगा, ठीक है। इसको ऐसे दिखा देते हैं, H को भी ले जाएगा। तो फाइनली यहाँ पे आपके पास ऐसा कुछ बनेगा, है ना। सही है। अब देखो मैंने किया क्या, समझो। पहले जो आपके पास नाइट्रोजन का लोन पेयर था वो आपका केवल केवल बेंजीन रिंग में डीलोकलाइज था, तो वो काफ़ी अच्छे से बेंजीन रिंग के अंदर डीलोकलाइज हो पा रहा था, जिस वजह से ये बेंजीन रिंग को काफ़ी ज़्यादा एक्टिवेट कर दे रहा था फॉर इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्सटीट्यूशन रिएक्शन। लेकिन जैसे ही आपने यहाँ पे इसका असाइलेशन करा दिया, यहाँ पे हुआ क्या, अब की बार देखो आपका लोन पेयर के पास दो जिम्मेदारी है, इसका जिम्मेदारी बढ़ गया। अब की बार इसको कार्बोनिल ग्रुप को भी खुश करना है, साथ ही साथ इसको बेंजीन रिंग को भी खुश करना है। तो जब इंसान के ऊपर दो जिम्मेदारी आ जाता है ना, तो वो दोनों को टाइम कम दे पाता है, ठीक है। बात समझ पा रहे हो कि नहीं, ऐसा कुछ है। तो यहाँ पे क्या होगा, जब हम यहाँ पे असाइलेशन करा देंगे ना, तो जितना अच्छा एक्टिवेट NH2 ग्रुप कर पा रहा था बेंजीन रिंग को, उतना अच्छा एक्टिवेट अब की बार नहीं कर पाएगा। इसका मतलब ये थोड़ा कम एक्टिवेटेड है, और क्योंकि ये थोड़ा कम एक्टिवेटेड है तो अब जैसा नॉर्मल रिएक्शन होना चाहिए वैसे ही होगा। कैसे? अब देखो क्या होगा, अब अगर आप इसके ऊपर डालोगे ब्रोमीन वाटर, तो ऐसा करने से क्या होगा, अब देखो क्योंकि ये कम एक्टिवेटेड है तो अभी भी एक्टिवेटेड ही, अभी भी दिखा तो रहा है प्लस एम ही, लेकिन कम दिखा रहा है, इसलिए यहाँ पे ट्राई ब्रोमो डेरिवेटिव नहीं बनेगा, नॉर्मल आपका मोनो ब्रोमो डेरिवेटिव बनेगा। आपको पता है कि जब आपका यहाँ पे प्लस एम इफेक्ट दिखाता है ग्रुप, इसका मतलब या तो ऑर्थो पे जुड़ेगा या तो पैरा पे, लेकिन आपको दिख रहा है बहुत ही बल्कि सा ग्रुप है ये, तो यहाँ पे पैरा पोजिशन वाला ही मेजर होगा, क्योंकि अगर आप ऑर्थो पोजिशन पे जोड़ोगे काफी ज्यादा स्टेरिक हिंड्रेंस काम करेगा। ये समझ आ गया आपको? आगे देखो यहाँ पे क्या करोगे, कुछ नहीं, आप यहाँ पे हाइड्रोलिसिस कर दोगे। ऐसा करने से क्या होगा आपको पता है, कार्बन नाइट्रोजन के बीच का बॉन्ड टूटेगा, ठीक है। अब देखो कैसे करना है, मैं आपको बता रहा हूँ। देखो कार्बन नाइट्रोजन के बीच का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस कैसा है, नाइट्रोजन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है डेल नेगेटिव, कार्बन कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है डेल पॉजिटिव। पानी को लिखना है H प्लस और OH माइनस, सिंपली आपको अपोजिट चार्ज को जोड़ देना है। इसका मतलब नाइट्रोजन के ऊपर डेल नेगेटिव है, उसको H प्लस मिलेगा, इसका मतलब यहाँ पे आपके पास पैरा ब्रोम एल्नीन बन जाएगा, और कार्बन के ऊपर डेल पॉजिटिव है, उसको यहाँ पे OH माइनस मिलेगा।
यहाँ पे आपके पास एसिटिक एसिड आ जाएगा। ठीक है, ये बात आपको समझ आनी चाहिए, समझ आ गई होगी। तो आपको यहाँ तक का बात समझ आ गया होगा। आगे देखो, एक हमारे पास और इम्पॉर्टेंट रिएक्शन होता है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट जेई मीन्स के लिए। वो हर बार कोई ना कोई शिफ्ट में आता है, इस बार भी पक्का कोई ना कोई शिफ्ट में आएगा। वो आपके पास होता है नाइट्रेशन ऑफ एनिलीन। बहुत फेमस थीम है, ये पक्का आएगा कोई ना कोई शिफ्ट में। देखो यहाँ पे एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, क्या है कि देखो आपके पास यहाँ पे एनिलीन है, आप इसका नाइट्रेशन कराना चाहते हो। आपको पता है नाइट्रेशन करवाने के लिए आपको NO2 पॉजिटिव इलेक्ट्रोफाइल का जनरेशन करना है। NO2 पॉजिटिव इलेक्ट्रोफाइल का जनरेशन कौन सा थीम करेगा? आप यहाँ पे मिक्सचर ऑफ एसिड कंसेप्ट का इस्तेमाल कर सकते हो। इसका मतलब कंसनट्रेटेड नाइट्रिक एसिड साथ में कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड का इस्तेमाल कर लो, काम हो जाएगा। ये थीम आपका NO2 पॉजिटिव इलेक्ट्रोफाइल का जनरेशन करेगा। अब देखो वैसे यहाँ पे हमारा एक्सपेक्टेशन क्या होता है? हमारा एक्सपेक्टेशन होता है कि हमारा NH2 ग्रुप यहाँ पे प्लस M इफेक्ट दिखाता है। इसका मतलब यहाँ पे क्या होगा, ऑर्थो पैरा पोजीशन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज हो जाएगा। तो आपका यहाँ पे क्या होगा, जो आपका इलेक्ट्रोफाइल है या तो आपका ऑर्थो पोजीशन पे जुड़ेगा या तो आपका पैरा पोजीशन पे जुड़ेगा, है ना। ऐसा हमारा एक्सपेक्टेशन होता है, बात सही भी है ना। लेकिन देखो यहाँ पे क्या होता है, बहुत ही इंटरेस्टिंग सा कॉन्सेप्ट होता है, मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। देखो यहाँ पे कॉन्सेप्ट क्या होता है ना, कि यहाँ पे हम लोग को देखने को क्या मिलता है। देखो सबसे ज़्यादा हमारा पैरा बनता है, जो बनता है अराउंड 51%। और ये बात सही भी है, ऐसा होना भी चाहिए था, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ऐसा होना चाहिए था, ऐसा हो भी रहा है, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हमें क्या पता है, देखो हमें पता है कि अगर ये दिखा रहा है प्लस M इफेक्ट, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज होगा ऑर्थो पैरा पोजीशन पे। इसका मतलब हमारा इलेक्ट्रोफाइल दो ही पोजीशन पे जुड़ेगा, ऑर्थो पे और पैरा पे। और आप कह रहे हो कि पैरा मेजर है क्योंकि ऑर्थो पोजीशन पे हल्का सा स्टेरिक हिंड्रेंस काम करेगा, एकदम सही बात है। लेकिन आपको पता है यहाँ पे पैरा बनता है 51% और उसके बाद एक प्रोडक्ट है जो कि 47% बनता है, और वो प्रोडक्ट आपका मेटा प्रोडक्ट है। अब देखो कहानी यहीं पे खराब हो गई, ठीक है। मतलब देखो पैरा ज्यादा बना, इससे हमें दिक्कत नहीं, वो तो होना ही चाहिए था। सवाल है कि ऑर्थो और मेटा में ऐसा डिस्ट्रीब्यूशन का चेंज कैसे आ गया। यहाँ पे इतना ज्यादा मेटा प्रोडक्ट और इतना कम ऑर्थो प्रोडक्ट क्यों बन गया? ऑर्थो आपका लेस देन 2% बनता है, समझ आ रहा है कि नहीं। सबसे पहली बात, आपको इस रिएक्शन का प्रोडक्ट का परसेंटेज एज इट इज रटा हुआ होना चाहिए कि पैरा बनता है 51% और आपका मेटा बनता है 47% और ऑर्थो बनता है लेस देन 2%। क्या कहा मैंने? पैरा बनता है 51%, मेटा बनता है 47% और ऑर्थो बनता है लेस देन 2%। ये आपको रटा होना चाहिए एज इट इज, ठीक है। अब देखो प्रॉब्लम को समझो, प्रॉब्लम क्या है। हमें पता है कि हमारा NH2 ग्रुप यहाँ पे प्लस M इफेक्ट दिखाता है, तो हमारा एक्सपेक्टेशन क्या था कि ऑर्थो पैरा पोजीशन पे हमारा इलेक्ट्रोफाइल आके जुड़ेगा। लेकिन यहाँ पे पैरा प्रोडक्ट मेजर बना, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत किस बात में है कि हमारा मेटा प्रोडक्ट इतना ज़्यादा क्यों बना और ऑर्थो इतना कम क्यों बन गया। इसके पीछे का रीज़न क्या है मैं समझाता हूँ। देखो रीज़न क्या है ना, आपका रीज़न ये है कि आप सोच रहे हो ना कि यहाँ पे हमारे पास सबस्ट्रेट एनिलीन है, लेकिन होता है क्या है समझो, मैं समझाता हूँ आपको। देखो आपको पता है ना, एनिलीन में आपके पास क्या होता है, नाइट्रोजन होता है, नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है। अब क्योंकि नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है, ये अपने लोन पेयर को डोनेट कर सकता है। तो होता क्या है मैं समझा देता हूँ। जो आपका एनिलीन है कहीं ना कहीं वो बेस का काम करता है, लुईस बेस है कि नहीं। मैंने आपको ऑर्गेनिक बेस के टॉपिक में पढ़ाई भी था ये चीज़ कि आपका एनिलीन एक बेस का काम करता है, क्योंकि नाइट्रोजन के पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, वो अपने लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर सकता है। लुईस बेस का काम करता है, आपको मालूम है, क्योंकि कैन डोनेट इलेक्ट्रॉन पेयर, ये बात आपको पता है। तो यहाँ पे होता है कि ये काम करता है बेस का, और यहाँ पे आपको दिख रहा है आपके पास एसिडिक मीडिया अवेलेबल है, तो एसिडिक मीडिया यहाँ से H+ को प्रोवाइड करेगा। तो ये आपका बेस
और ये आपका एसिड। आपको पता है कि सबसे ज़्यादा तेज़ अगर कोई रिएक्शन होता है वो होता है एसिड बेस रिएक्शन, बहुत तेज़ी से हो जाता है। तो क्या होगा, बहुत ही तेज़ी से नाइट्रोजन का लोन पेयर H+ को कैच कर लेगा, क्योंकि ये न्यूक्लियोफाइल या इलेक्ट्रोफाइल, और ऐसा करने से आपके पास यहाँ पे एसिड बेस रिएक्शन हो जाएगा। और एसिड बेस रिएक्शन का आपके पास प्रोडक्ट क्या बनेगा, ये बनेगा। ये जो आपके पास बना है, देखो जो आपके पास पहले था ना उसका नाम आपके पास एनिलीन था, लेकिन जो आपके पास बना है ना उसका नाम आपके पास एनिलीनियम आयन है। तो यहाँ पे आपके पास क्या हो गया, फॉर्मेशन हो गया एनिलीनियम आयन का। यहाँ पे आपके पास क्या हुआ, फॉर्मेशन हो गया एनिलीनियम आयन का। और ये एनिलीनियम आयन में क्या होता है ना, नाइट्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आता है, जिस वजह से क्या होता है, ये आपका बहुत ही स्ट्रॉन्ग डीएक्टिवेटिंग ग्रुप का काम करता है। और इंटरेस्टिंग बात क्या है, जो NH2 ग्रुप पहले आपका +M इफेक्ट दिखा रहा था, अब की बार वो आपका -M इफेक्ट दिखाने लगता है। समझ आया? इसीलिए यहाँ पे क्या होता है, इसीलिए यहाँ पे जो आपका प्रोडक्ट का यील्ड होता है सबसे ज़्यादा होता है पैरा प्रोडक्ट, उसके बाद होता है मेटा प्रोडक्ट, उसके बाद होता है ऑर्थो प्रोडक्ट। प्रॉब्लम ये नहीं कि पैरा ज़्यादा बना, प्रॉब्लम ये है कि मेटा ऑर्थो ज़्यादा क्यों बना, प्रॉब्लम ये है कि मेटा ऑर्थो से ज़्यादा क्यों बना। आपको ये प्रॉब्लम पता होना चाहिए, इसके पीछे का रीज़न पता होना चाहिए, आपको प्रोडक्ट के परसेंटेज यील्ड पता होना चाहिए। ये तीनों बातें आपको पता होनी चाहिए। रीज़न क्या है, बिकॉज ऑफ फॉर्मेशन ऑफ एनिलीनियम आयन विच इज़ अ स्ट्रांगली डीएक्टिवेटिंग ग्रुप। ये मैं बार बार कह रहा हूँ, पूछता है, ठीक है, ये आपको समझ आ गया। एक देखो हमसे ये थीम पूछता है नाइट्रेशन में, एक देखो हमसे नाइट्रेशन में एक और थीम पूछता है, वो होता है फिनॉल का। ठीक है, फिनॉल क्या होता है, बेंजीन के ऊपर OH, ठीक है, फिनॉल कहेंगे। अगर आप यहाँ पे फिनॉल का नाइट्रेशन कराने जाओ तो थीम क्या है, मिक्सचर ऑफ एसिड कंसेंट, मतलब कि कंसनट्रेटेड नाइट्रिक एसिड साथ में कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड। आपको पता है ये थीम आपका NO2 पॉजिटिव इलेक्ट्रोफाइल का जनरेशन करेगा। अब OH आपका +M इफेक्ट दिखाता है, इसका मतलब ये जो आपका इलेक्ट्रोफाइल है या तो जुड़ेगा ऑर्थो पोजीशन पे या तो जुड़ेगा पैरा पोजीशन पे। अब देखो यहाँ पे ना आपका जनरली क्वेश्चन आता है असर्शन रीजन बेस्ड। क्वेश्चन क्या आता है ना, मैं आपको डायरेक्टली इसका ऑब्जर्वेशन बताता हूँ। देखो होता क्या है ना, ये जो आपका बना है इसको बोलेंगे ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल, और ये जो आपका बना है इसको बोलेंगे पैरा नाइट्रोफिनॉल। देखो यहाँ पे आपको एक स्टेटमेंट पता होना चाहिए कि जो आपका ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल होता है ना वो आपका होता है स्टीम वोलाटाइल। देखो वोलाटाइल का मतलब क्या होता है, जो आसानी से वेपर्स को फॉर्म कर लेता है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे हमें क्या पता है कि ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल हमारे पास स्टीम वोलाटाइल होता है, लेकिन पैरा नाइट्रोफिनॉल हमारे पास स्टीम वोलाटाइल नहीं होता है। ठीक है, अब देखो सबसे पहली बात, ये वोलाटाइल होने का मतलब क्या होता है, जो अपने वेपर्स को आसानी से फॉर्म कर पाए। ठीक है, तो ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल आपका स्टीम वोलाटाइल होता है, इसका मतलब ये अपने वेपर्स को आसानी से फॉर्म कर पाता है। और पैरा नाइट्रोफिनॉल आपके पास स्टीम वोलाटाइल नहीं होता है, इसका मतलब ये अपने वेपर्स को आसानी से फॉर्म नहीं कर पाता है। अब देखो वेपर्स कब फॉर्म होता है, बॉइलिंग में। इसका मतलब क्या हुआ, सुनो, जो अपने वेपर्स को आसानी से फॉर्म कर पा रहे हैं, जो अपने वेपर्स को आसानी से फॉर्म कर पा रहे हैं उसका बॉइलिंग पॉइंट कम होगा, और जिसको वेपर्स फॉर्म करने में परेशानी आ रहा है उसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा, है ना। तो क्योंकि यहाँ पे आपके पास दोनों के बॉइलिंग पॉइंट के बीच में डिफरेंस है ना, इस वजह से आप ना ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल और पैरा नाइट्रोफिनॉल को सेपरेट कर सकते हो यूजिंग स्टीम डिस्टिलेशन, है ना। तो एक आपको पता होना चाहिए ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल इज स्टीम वोलाटाइल, और एक आपको यहाँ पे पता होना चाहिए कि ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल एंड पैरा नाइट्रोफिनॉल can be separated using
स्टीम डिस्टिलेशन। समझ आ गया आपको? ये बात आपको समझ आ गई। अब एक चीज़ समझो कि मैंने आपसे कहा कि आपका ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल ज़्यादा वोलाटाइल होता है और पैरा नाइट्रोफिनॉल कम वोलाटाइल होता है। इसके पीछे का रीज़न क्या है? इसके पीछे का रीज़न है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। देखो, हाइड्रोजन बॉन्डिंग दोनों में काम करता है, लेकिन आपको एक बात समझना पड़ेगा। जब आप यहाँ पे ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल की बात करते हो ना, तो यहाँ पे जो आपके पास हाइड्रोजन बॉन्डिंग काम करता है वो आपके पास इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता है। और क्योंकि ये इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड होता है, ये आपका विद इन द मॉलिक्यूल काम करता है। लेकिन पैरा नाइट्रोफिनॉल में क्या होता है? आपके पास इंटर मॉलिक्यूलर एच बॉन्डिंग काम करता है, जो कि आपका बिटवीन टू मॉलिक्यूल्स काम करता है। ठीक है, तो देखो, जब आप इन दोनों को बॉईल करोगे तो बॉइलिंग में करते क्या है? मॉलिक्यूल्स के बीच के फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम करते हैं कि नहीं? बॉइलिंग में क्या करते हैं? मॉलिक्यूल्स के बीच के फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को कम करते हैं, मॉलिक्यूल्स को एक दूसरे दूर भेजते हैं, ऐसा कुछ होता है ना? यही तो होता है बॉइलिंग में। तो अब देखो होगा क्या ना, ये जो आपके पास इंटर मॉलिक्यूलर एच बॉन्ड है, ये आपके बॉइलिंग में थोड़ा प्रॉब्लम कॉज करेगा, क्योंकि जब आप पैरा नाइट्रोफिनॉल को बॉईल करने जाओगे तो ये जो आपका इंटर मॉलिक्यूलर एच बॉन्ड है, सबसे पहले आपको इसको ब्रेक करना पड़ेगा या इसको वीक करना पड़ेगा। लेकिन जब हम बात करेंगे ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल की, क्योंकि वहाँ पे इंट्रा मॉलिक्यूलर एच बॉन्ड है, तो वहाँ पे ऐसा कुछ नहीं होगा, जिस वजह से क्या होगा, आपका आसानी से बॉईल हो जाएगा इंट्रा मॉलिक्यूलर एच बॉन्ड वाला, और मुश्किल होगा बॉईल करने में जिस केस में आपके पास इंटर मॉलिक्यूलर एच बॉन्ड है उसको। इसका मतलब आपका ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल आसानी से बॉईल हो जाएगा, क्योंकि उसमें इंट्रा मॉलिक्यूलर एच बॉन्डिंग काम करता है। और आपका पैरा नाइट्रोफिनॉल, इसको बॉईल करने में परेशानी आएगी, क्योंकि इसमें इंटर मॉलिक्यूलर एच बॉन्डिंग काम करता है। इतना सा कॉन्सेप्ट है। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल स्टीम वोलेटाइल होता है, इसका मतलब ये आसानी से वेपर्स फॉर्म कर सकता है, और इसको आप पैरा नाइट्रोफिनॉल सेपरेट कर सकते हैं यूजिंग स्टीम डिस्टिलेशन। इन सब के पीछे कारण क्या है? क्योंकि ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल में आपके पास इंट्रा मॉलिक्यूलर एच बॉन्डिंग काम करता है, इसका मतलब विद इन द मॉलिक्यूल, जो आपके बॉइलिंग में प्रॉब्लम कॉज नहीं करता है, जिस वजह से आपका बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज नहीं करता है। लेकिन अगर मैं बात करता हूँ पैरा नाइट्रोफिनॉल की, तो इस केस में क्या होता है, आपके पास इंटर मॉलिक्यूलर एच बॉन्डिंग काम करता है, जो आपके बॉइलिंग में प्रॉब्लम कॉज करता है, जिस वजह से क्या होता है, आपका बॉइलिंग पॉइंट हल्का सा इंक्रीज कर जाता है, और ये उतने आसानी से अपने वेपर्स को फॉर्म नहीं कर पाता है। ये कहानी आपको पता होनी चाहिए। इसके अलावा देखो, एक और लास्ट केस जो आपको पता होना चाहिए, हालांकि उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर पूछ सकता है। अब वो केस क्या है? देखो, मानो आपके पास यहाँ पे टॉलुइन है, ठीक है। अब आप इसका फ्रिडल-क्राफ्ट एल्काइलेशन करा रहे हो, आपने यहाँ पे मानो एल्काइल हैलाइड ले लिया, साथ में लुइस एसिड ले लिया। आपको पता है ये थीम क्या करता है? ये थीम आपस में कार्बोकटायन का जनरेशन करता है, राइट? तो ये थीम यहाँ से मिथाइल कार्बोकटायन का जनरेशन करेगा। ठीक है, मैं आपको शॉर्टकट अप्रोच बता रहा हूँ, और आपको पता है कि बेंजीन रिंग इसके ऊपर अटैक करेगा। अब देखो, यहाँ पे जो आपके पास बेंजीन रिंग के ऊपर ऑलरेडी ग्रुप लगा है, वो भी आपका मिथाइल ग्रुप है, वो आपका पॉजिटिव हाइपर कंजुगेशन इफेक्ट दिखाता है, जिस वजह से क्या होगा, ये बेंजीन रिंग में ऑर्थो पैरा पोजीशन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को इंक्रीज कर देगा। तो आपको पता है ये जो आपका इलेक्ट्रोफाइल है, या तो ये आपका ऑर्थो पोजीशन पे जुड़ेगा, या तो ये आपका पैरा पोजीशन पे जुड़ेगा। तो आपके पास ऐसा कुछ प्रोडक्ट बनेगा। ये जो आपका प्रोडक्ट बना है, इसका कॉमन नेम होता है जाइलिन। तो इसे बोलेंगे ऑर्थोजाइलिन, क्योंकि दोनों मिथाइल एक दूसरे के रिस्पेक्ट में ऑर्थो पोजीशन पे है। इसे बोलेंगे पैराजाइलिन, क्योंकि दोनों मिथाइल एक दूसरे के रिस्पेक्ट में पैरा पोजीशन पे है।
लेकिन इंटरेस्टिंग बात पता है क्या है, अगर आप इस रिएक्शन मिक्सचर को हल्का सा हीट करते हो ना, तो हल्का सा हीट करने पे क्या होता है, ये सारा का सारा रिएक्शन मिक्सचर कन्वर्ट हो जाता है मेटाजाइलिन में। ऐसा क्यों होता है, कब होता है, कैसे होता है, ये जानना आपके लिए ज़रूरी नहीं है। ऐसा होता है, बस आपको पता होना चाहिए। इसे बोलते हैं फेमस थीम ऑफ आइसोमराइजेशन। ठीक है, तो यहाँ पे जाके आप कह सकते हैं कि प्रॉपर आपका इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन जितना आपको लास्ट मोमेंट पे पता होना चाहिए बेसिक से पढ़ने के लिए, उतना मैंने बता दिया आपको। ठीक है, अराउंड 2 लेक्चर लिए इस मैंने। तो एरोमेटिक का पार्ट 3 आपका यहाँ पे ख़त्म होता है। हालांकि आपका एरोमेटिक का थीम अभी पेंडिंग है यार। देखो अभी ना आपका न्यूक्लियोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन वाला थीम बचा है, जहाँ पे मेनली हमें AR-SN2 की थोड़ी सी बात करनी है, थोड़ी सी AR-SN1 की बात करनी है, थोड़ा सा बेंजाइन मैकेनिज्म का बात करना है। बहुत लंबा वीडियो नहीं होगा, वो आपका छोटा ही वीडियो होगा। उसे मैं एरोमेटिक पार्ट 4 के नाम से अपलोड कर दूंगा, तो आपका एरोमेटिक वाला थीम ख़त्म हो जाएगा। इसके अलावा आपका रिडक्शन और ऑक्सीडेशन हो चुका है। इसके बाद हम बात करेंगे एरोमेटिक कंपाउंड के थीम के बारे में, जहाँ पे हम बात करेंगे फिनॉल के बारे में, एनालिन के बारे में, बेंजल्डिहाइड के बारे में। उसके बाद एक लेक्चर आएगा सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के ऊपर, एक लेक्चर आएगा एलिमिनेशन रिएक्शन के ऊपर। ठीक है, देखो ऐसा हो सकता है, मैं आपको अभी से बता रहा हूँ, ऐसा हो सकता है, क्या हो सकता है, ऐसा हो सकता है कि मैं इसके बाद ना एरोमेटिक पार्ट 4 अभी अपलोड ना करूँ, उससे पहले मैं अपलोड करूँ, क्या उससे पहले मैं अपलोड करूँ फिनॉल, बेंजल्डिहाइड और एनिलीन, क्योंकि वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो पहले मैं उसको अपलोड करूँगा, उसके बाद जाके मैं एरोमेटिक पार्ट 4 अपलोड करूँगा। अभी मैं कैसे अपलोड करूँगा मैं सोचा नहीं है, लेकिन बेटर यही थीम होगा। ठीक है, तो मेरे ख्याल से आपको समझ आ गया होगा। अगर आपको मेरा टीचिंग स्टाइल पसंद आ रहा है, आप मेरे चैनल को फॉलो कर सकते हैं। मेरे चैनल का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, नहीं तो आप सर्च भी कर सकते हैं, यूट्यूब पे जाके लिखना इजी केमिस्ट्री JEE नीट, आपको मेरा चैनल मिल जाएगा। हम अपने चैनल के ऊपर 10K सब्सक्राइबर्स हिट करने की कोशिश कर रहे हैं, मुझे उम्मीद है आप जल्दी करा दोगे।